मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। कल कोई भी सेट प्रैक्टिस नहीं आया था और लाइव ग्रुप डिस्कशन भी नहीं हुआ था। कल मैं काफ़ी बिजी था, इसी वजह से कोई भी होमवर्क कल नहीं हुआ है। लेकिन आज से जिस तरह सब कुछ चलता था उस तरह फिर सब चलेगा। तो बीच में कभी कभी काम आता है तो उसमें, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं टेलीग्राम में मैसेज कल नहीं डाल पाया था। अब से टेलीग्राम में मैसेज डाल दिया जाएगा जिस दिन क्लास नहीं होगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के काफ़ी डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी एग्जाम बिहार एसएससी का जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। इसमें मैंने जो भी पीछे वीडियो डाला है उससे आप सारे वीडियो को अच्छे से देख कर जाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। और 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल सभी एग्जामों में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है और बिहार एसएससी का जैसे जैसे सेट प्रैक्टिस मारा जाएगा वैसे आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और उसका डिस्कशन भी आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से सारे डिस्कशन को आप देख लीजिएगा। अभी तक मैंने 70 से 80 सेट अपलोड किया है, जाकर एक बार रिविजन कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में जो होमवर्क दिया गया है वही होमवर्क रहेगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। एसपीडी समान अध्ययन और एसपीडी समान विज्ञान, यही दो बुक चल रहा है, और एडिटेरिया का करेंट अफेयर्स। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा एग्जाम में। और एग्जाम में हर संभव प्रयास कीजिएगा कि 110 क्वेश्चन निगेटिव काट के रहे, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना रहेगी, अन्यथा रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। और टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसी में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, अभी तक जो भी पीडीएफ डाला गया है। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज 46 नंबर सेट है और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो मौलाना आजाद अल हिलाल, एनी बेसेंट यंग इंडिया, अरिबंधु कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी कॉमरेड। तो इसमें पूछा गया कि कौन एक सही है, तो आपको ऑप्शन ए जो है सही है, यानी कि मौलाना आजाद जो है अल हिलाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रह के जोड़े में कौन चयन है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था और इसमें कौन सही है? महात्मा गांधी और विनोबा भावे। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि विनोबा भावे प्रथम थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरा थे। क्वेश्चन नंबर 3। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला पहला आधिकारिक इतिहासकार कौन था? यानी कि जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को, उसको 50 वर्ष जब पूरा हुआ था, तो उसका इतिहासकार कौन था, यह बात क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, यह बात पूछा गया। तो आपको बिपिन चंद्र पाल जो है वही माने जाते हैं, फिरोज शाह मेहता नहीं माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो है नहीं माने जाते हैं और दादा भाई नौरोजी नहीं माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था के क्रमिक विकास हुआ था? मनसब व्यवस्था के अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब के। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। अकबर का जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था और इसका राज्याभिषेक अकबर का 1556 में हुआ था। अकबर ने पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ा था। जहांगीर की बात करें तो 1605 में यह गद्दी पर बैठा था और 1627 तक इसका शासनकाल था और इसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद आपको शाहजहां आए, शाहजहां के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब जो है
मुगल शासक में एक ऐसा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में थे, और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही करवाया था और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? जब मैं डिस्कशन करा रहा था एसपीडी का तो उसमें सारे चार्टर एक्ट अधिनियम को मैंने बताया था। 1860 में, 1853 में, 1833 में और 1813 में। तो यहाँ सिविल सेवा की बात कर रहा है तो 1853 में उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे, उसी में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात कही गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई और इसमें कुछ व्यापार को बंद किया गया था और कुछ खुला रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया था? तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और डच। तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अंत में कौन आया था, तो सबसे अंत में आपको फ्रांसीसी आया था, पुर्तगाल सबसे पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं में एक संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यह बिल्कुल सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, द इंडियन वुमेन एनी बेसेंट, यह भी आपको सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, यह भी आपको सही है। तो गलत आपको सेवा सदन एमजी नराडे गलत है, गलत को चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक सुधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? ब्रिटिश सेना ने 1857 में, 1824 में, 1856 में और 1835 में। तो इसका आंसर की बात करें तो 1824 इसका करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और 1856 में विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था? यह भी क्वेश्चन जो उपाधि मैं बता रहा था, इस पीढ़ी का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मैंने बताया था। एटली ने, साइमन ने, चर्चिल ने और माउंट बेटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माउंट बेटन ने उन्हें वन मैन वन बाउंड्री कहकर पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त शासक से निर्मित दशा अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित किया गया है? शिव को, विष्णु को, कृष्णा को और पार्वती को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि विष्णु को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ईशो उपनिषद और छंदोगो उपनिषद। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ईपनो उपनिषद और मुंडको उपनिषद से महाभारत का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक को मिलता है? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको कुमारगुप्त प्रथम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना भी करवाया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव का कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान प्राप्त हुआ है? तो ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से और मास्की से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि बुर्जहोम से यह प्राप्त हुआ है। चिरांद आपको सारण जिला में पड़ता है और मास्की से अशोक के नाम मिला है, मास्की अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 15, अनेकांतवाद या स्वायवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का एक दर्शन है? बौद्ध मत, वैष्णव मत,
सिख मत और जैन मत। तो अनेकवादवाद पूछा है और साम्यवादवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि जैन मत का है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, सांची से और एरन अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो है आपको एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। तो मौर्य काल में पूछा है तो आपको तक्षशिला सबसे था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच का संघर्ष का आखड़ा बन रहा है? बिहार का जो क्षेत्र है, बंगाल और मराठा, बंगाल और दिल्ली, दिल्ली और अंग्रेज, और बंगाल और अंग्रेज। तो कौन बन रहा है यह बात पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बंगाल और दिल्ली बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति को, और किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। तो किसे बनाया जाता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है। और मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1993 से इसको मनाया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह आपको गलत है। 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह भी आपको गलत है। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह बिल्कुल सही है। सही को चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के महानिवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को चुनना है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, यह आपको बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी आपको सही है। और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी महानिवादी को होना चाहिए, यह भी सही है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, नहीं, भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, तो यही गलत है। गलत को चुनना था, और संसद की बात आपको 79 में है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बैंकों ने अपनी जोखिम भरित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता के अनुपात, सीमांत अस्थायी सुविधा और पूंजी पर्याप्त अनुपात। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पूंजी पर्याप्त अनुपात। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 में, 2015 में, 2011 में और 2012 में। तो इसको शुरू किया गया था आपको ऑप्शन बी, यानी कि 2015 में इसको शुरू कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का संबंध असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए, तो 1 जुलाई को आपको यह बिल्कुल सही है। जीएसटी अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाप्ति करता है, और जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12% और 18% और 26%। जो 26% दिया है यहाँ पर 28% होगा, यही गलत है, तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है? तो रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो भारत की कौन सी नदी है जो हिमालय को काटती है? तो सतलज नदी है जो कि हिमालय के काटती है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापी कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित कर्मता और आनुवंशिक की भिन्नता में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, मकर रेखा इनसे होकर गुजरती है? मेडागास्कर से, टोंगा से, बोल्विया से और बोत्सवाना से। तो मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा आपको बोल्विया से होकर नहीं गुजरती है, मेडागास्कर और टोंग और बोत्सवाना से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम का सही क्रम, बेरिंग सागर, कैरिबियन सागर, लाल सागर और पीला सागर। दूसरा है बेरिंग सागर, कैरिबियन सागर, पीला सागर और लाल सागर। तीसरा है लाल सागर, बेरिंग सागर, पीला सागर और कैरिबियन सागर। चौथा है बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर से, फ्लेक्टोमीटर से, फेदोमीटर से और अल्टीमीटर से। और ऑप्शन डी एक से अधिक से। तो समुद्र की जो गहराई है वह फेदोमीटर से मापा जाता है। एक फेदोमीटर बराबर होता है 1.8, यानी कि 6 फीट होता है। फीट में 6 और मीटर में 1.8। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, रेडियोधर्मी विधि, यूरेनियम डेटिंग और जय घड़ी। तो पृथ्वी का जो आयु ज्ञात किया जाता है वह आपको यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। और जीवाश्म का जो आयु ज्ञात किया जाता है वह कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? उड़नशील स्तनधारी में, मगरमच्छ में, सांप में और कछुआ में। तो सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या किसमें होता है, यह बात पूछा गया। तो सांप में सबसे ज़्यादा पसली की संख्या होता है और मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है, यानी कि 24। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर और पॉलीग्राफ। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पॉलीग्राफ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर का तापक्रम संबंध कौन सा कथन सही है? सर्दी मौसम में घट जाता है, सर्दी मौसम में घट जाता है, यह गलत है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, यह भी आपको गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, यह भी गलत है। तो सही को चुनना था। तो किसी भी मौसम में शरीर का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आ जाने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? तो समान बढ़ जाती है, समान से कम हो जाती है, परिवर्तन नहीं होती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि समान से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? एंगस्ट्रम, फॉर्मीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। तो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वह फर्मीमीटर है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 माइक्रो बराबर। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर का एक ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? आँख,
हृदय, यकृत और अग्नाशय। तो शरीर का एक हृदय जो है वह हमेशा काम करता है, यह किसी भी मानव का रुक जाएगा तो उसका ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो हृदय जन्म से लेकर मृत्यु के अंत समय तक कार्य करता है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। आँख से हम लोग अच्छे वस्तु और खराब वस्तु को भी देख सकते हैं। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय की बात करें तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किनका विमीय सूत्र m0L1 टीम यूनिवर्स के बराबर है? तो चाल, त्वरण, बल और संवेग। तो यह किसका है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि चाल है। चाल एक अदिश राशि भी है। त्वरण, संवेग और बल ये सब सदिश राशि है। बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन के दौरान वायु में गमन का सही क्रम बताइए। तो यहाँ सही क्रम पूछा है तो नसा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियुलस। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग। तो निर्वात में कौन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग करता है। और निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश का चाल भी सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पुनः बनाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जो एक बार बना लिया जाता है पुनः फिर दोबारा उसे नहीं बनाया जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। लोहे में जंग लगना, तो भौतिक परिवर्तन पूछा है कि कौन सा है? तो लोहे में जो जंग लगना है यह आपको रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों का पकाना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। और जो बर्फ का पिघलना होता है यह आपको भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से पानी बनेगा और पानी से बर्फ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना यह बिल्कुल है। भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना यह भी है। सूती कपड़ों पर जल का बूंद फैलना यह भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो पौधे की जड़ से जल इसके पुण्य सहित की ओर जाना, यह गलत है। गलत को चुनना था। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो धातु, अधातु, गैस और उपधातु। तो इसमें कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस आपको तत्व नहीं है। बाकी धातु, उपधातु और अधातु यह सभी तत्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, सामान्य दाब पर, उच्च एवं निम्न दोनों दाब पर। तो यह किस पर किया जाता है यह बात पूछा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि उच्च दाब पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 27%, 37%, 46% और 57%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 46%। यूरिया का सूत्र होता है CHOCH। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक नहीं है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन और अमरबेल। तो निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण का सूचक नहीं है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन और अमरबेल। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो लाइकेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, दंत लवक निम्नलिखित में से किस कैल्शियम से यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम फॉस्फेट से। तो दंत लवक किससे बनता है? तो ऑप्शन डी जो है आपको कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो द्रव के गुण के कारण, द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने का कारण, द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा मुक्त करने का कारण और
तापमान वृद्धि का कारण, तो यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी जो है आपको करेक्ट आंसर है, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने का कारण। क्वेश्चन नंबर 48, किस वैज्ञानिक ने द्रव के विभाज्य का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? वह कौन सा वैज्ञानिक था? जॉन डाल्टन था, ब्रूस ई वेस्टर्न था, थियोडोर एल ब्राउन था और प्रफुल्ल चंद्र राय था। तो इसमें यह कौन था, यह बात पूछा गया, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, जॉन डाल्टन था। क्वेश्चन नंबर 49, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और अवतल एवं समतल दोनों। तो निकट दृष्टि में आपको अवतल लेंस और दूर दृष्टि में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCl4, MgCl, MgCl2 और Mg2Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, MgCl2। आइए अब यहाँ देखते हैं नदी की लंबाई। जो विशेष प्रकार से नदियाँ की लंबाई पूछा जाता है उसका यहाँ पर लंबाई दिया है, आप जरूर याद रखेंगे। गंगा नदी की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है और यह गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे 2008 में राष्ट्रीय राजधानी नदी का दर्जा भी दिया गया था। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है, 1401 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी नदी है लंबाई। नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 1312 मीटर है और महानदी की लंबाई की बात करें तो यह 851 किलोमीटर है और कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। मौना लोआ जो है ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप में है, यानी कि हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में हवाई द्वीप पड़ता है। कियालू जो है आपको यह भी हवाई द्वीप यूएसए में ही है। माउंट सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है आपको यूएसए में है। तो मौना लोआ आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किलाऊ भी पूछा गया है और माउंट सेंट हेलेंस भी पूछा गया है। माउंट सस्ता की बात करें तो यह आपको यूएसए में ही है। माउंट एटना यह जरूर याद रखेंगे, माउंट एटना जो है आपको इटली में है। माउंट एटना कहाँ पे? इटली में। विसुवियस कहाँ पे है? यह भी आपको इटली में है, विसुवियस। अगला देखेंगे ओजेस डेल स्लाडो जो है चिली एवं अर्जेंटीना में है। फ्यूजिमा यह भी आपको कई बार एग्जाम में और सेट में मिला होगा। फ्यूजिमा जो है आपको जापान में है। माउंट मेरापी जो है आपको इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। काकटाओ कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। काकटाओ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और किलिमंजारो की बात करें तो यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो किलिमंजारो आपको तंजानिया में है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है जलवाष्प निकलता है। अब एक तरफ घाटी है, एक तरफ संबंधित देश है। तो हम्बर घाटी कहाँ पे है? तो हम्बर घाटी आपको कनाडा में है। मृत घाटी कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में। मृत घाटी कैलिफोर्निया में है। लायर घाटी कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। पो घाटी कहाँ पे है? तो इटली में है। पो घाटी कहाँ पे है? तो इटली में है। पंचशीर घाटी कहाँ पे है? तो पंचशीर घाटी की बात करें तो पंचशीर घाटी आपको अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी कहाँ पे है? तो चितवन नेपाल में है। चितवन घाटी नेपाल में है। टेलर घाटी कहाँ पे है? टेलर घाटी की बात करें तो टेलर घाटी आपको अंटार्कटिका में है। नीचे आइए देखिए प्रमुख घाटियाँ, जो प्रमुख घाटियाँ दिया है उसे देखते हैं। मूर्खा घाटी भारत के किस राज्य में है? तो लद्दाख में मूर्खा घाटी है।
पीन घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको पीन घाटी है। सांगला घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी है। नेलांग घाटी कहाँ पे है? तो नेलांग घाटी आपको उत्तराखंड में है। और जुकू घाटी, यह पूछता है जुकू घाटी कहाँ पे है? तो आपको जुकू घाटी नागालैंड में है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसका डिस्कशन किया और इसके साथ ही स्मरणीय तथ्य को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे और नए लोग जो भी हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।